लॉजिक होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि डू नॉट अटेम्प्ट टू सॉल्व द एंटायर सेट। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं एक ही बार डीआईएलआर की क्लास लिया हूँ इस बार। और उस दिन अनफॉर्चुनेटली कम लोग आए थे क्योंकि उसके पहले वीक हमने एक सरप्राइज टेस्ट रखा था, तो लोगों को लगा कि टेस्ट ही होगा, जबकि बताए भी थे, बट कम लोग आए थे। तो फिर उसके बाद मुझे लगा कि लोगों को इंटरेस्ट नहीं है डीआईएलआर पढ़ने में मुझसे, तो आई डिड नॉट टेक एनी फर्दर क्लासेस। बट जिन लोग जो उस क्लास में आए थे, तो हमने ये डिस्कस किया था कि डू नॉट चूज दी सेट, चूज दी क्वेश्चंस। क्वेश्चन को चूज करो, सेट को मत चूज करो, ये आपकी ज्यादा हेल्प करेंगे और इससे आपके नंबर आ सकते हैं। मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ, ठीक है, जैसे कि कैसे क्वेश्चंस में ये हेल्प करते हैं। ओके, अभी ये वाला क्वेश्चन दोनों देखता हूं मैं एक साथ, है ना। क्वेश्चन नंबर, मैं सेट पढ़ा ही नहीं हूं अभी, मतलब अज्यूम करो सेट अगर आपने टेस्ट में नहीं पढ़ा था तब भी आप ये देखो। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को एक साथ देखते हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कार्स द टू फैमिलीज विद 2 मेंबर्स एंड 3 मेंबर्स हैव। बोल रहा है कि जो 2 मेंबर फैमिली और 3 मेंबर फैमिलीज हैं उनमें टोटल कार कितनी थी। मतलब ये तो तय 2 मेंबर फैमिली वाले की भी कार यूनिकली पता चल सकती है, 3 मेंबर फैमिली वाले की भी कार यूनिकली पता चल सकती है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ता हूं। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज इज इट नॉट पॉसिबल टू यूनिकली डिटरमाइन द नंबर ऑफ कार्स दे हैव। क्वेश्चन नंबर 1 मुझे खुद बता दे रहा है कि 2 मेंबर और 3 मेंबर वाली फैमिलीज में यूनिकली डिटरमाइन कार है, क्योंकि टीटा क्वेश्चन है ना, इसमें तो कुछ टाइप करोगे ना, इसमें कैन नॉट बी डिटरमाइन तो लिख नहीं सकते, 10 12 15 कुछ भी आप लिखते, यानी इसका एग्जैक्ट नंबर, इसका एग्जैक्ट नंबर आपको पता है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज इज इट पॉसिबल टू यूनिकली, इज इट नॉट पॉसिबल टू यूनिकली डिटरमाइन द नंबर ऑफ कार्स। फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स पता नहीं, फैमिली ऑफ 3 मेंबर्स क्वेश्चन खुद बताया था कि पता चल सकता है। बोथ फैमिली ऑफ 3 मेंबर्स एंड फैमिली ऑफ 5 मेंबर, 5 मेंबर का तो पता नहीं, बट 3 मेंबर का तो पक्का पता चल सकता है, यानी ये आंसर नहीं हो सकता, सेकंड आंसर नहीं हो सकता, फोर्थ आंसर नहीं हो सकता, वन आंसर है। 3 नंबर मुफ्त के। मतलब आपने सेट पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, फॉरगेट अबाउट इट। सेट पढ़ा हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए थी, ये 3 नंबर तो मुफ्त के थे। दिस वॉज अ सिटर इन द पेपर। सो अगर हम कॉमन सेंस अप्लाई नहीं करते, हम क्वेश्चंस पूरे केस सॉल्व करने के लिए जाते, देखिए हमें केस नहीं सॉल्व करना है, वी वांट टू फेच नंबर्स, लेट अस गेट अवर ऑब्जेक्टिव्स वेरी क्लियर। वी आर नॉट गिवन मार्क्स टू रीड पैसेजेस, we are not given marks to solve the entire additional marks to solve the entire case, we are just given marks on the basis of how many questions you have solved. So look to solve questions, don't look to solve the entire set, ठीक है। तो इस तरीके के ना और भी क्वेश्चंस थे, मतलब इतने इजी नहीं थे, बट अगर दिमाग लगाया जाए तो और भी क्वेश्चंस थे। अब जैसे ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, कितने लोगों ने अभी जो मैंने बताया वो कितनों को समझ में आया, अभी जो मैंने बताया पिछला क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड कि हाँ ये तो सिंपल था। 4 लोगों का अंडरस्टूड आया है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई। ठीक है, ओके, राइट। तो यार मेरे को तो कोई मतलब ही नहीं है कि मेरे सारा सेट बनना चाहिए। अब ये वाला जो सेट है, ये इस तरीके का सेट कैट में कम से कम 2 से 3 बार आ चुका है, अलग अलग फॉर्मेट में। कभी वो माइंस बोलता है, कभी बोलता है कि मेरे कितने नेबर हैं, एक सेल में जो लिखा है उससे ये पता चलता है कि मेरे नेबर में कितने लोग रहते हैं। इस तरीके के अलग अलग तरीके के क्वेश्चन है, बट बेसिक कॉन्सेप्ट तो सेम ही है, ठीक है। तो ये बड़े इजी क्वेश्चंस होते हैं ये सेल वाले, इनको तो कभी छोड़ना नहीं चाहिए, बिकॉज अच्छी चीज ये होती है कि पूरा जो लिखा हुआ होता है वो एक्सप्लेन कर देता है कि सेल में क्या है। तो आपको कंफ्यूजिंग ये नाम लग सकते हैं, अब आपको इससे क्या लेना देना। बेसिकली वो ये बोल रहा है कि हर सेल में जो नंबर है, वो नंबर ये बताता है कि उसके आजू बाजू के कितने सेल में माइंस है। माइंस को इसने और कुछ वर्ड यूज किया है, शायद अंडरग्राउंड शेल्टर्स, है ना, ऐसा कुछ उसने यूज किया है। तो मतलब वही है, मेरे को तो एक ही चीज आती है कि इसके आजू बाजू कितनी सारी चीजें ये बता रहा है। तो यहाँ पर 3 है, A1 में 3 है, इसके बाजू की तीनों सेल में मतलब कुछ ना कुछ रखा है। ये मार्क कर देता हूं मैं, यहाँ तो तीनों में कुछ ना कुछ रखा है। रॉन्ग राइट आपको जो करना है कर सकते हो। इसके आगे अगर ये मैं पूरा पढ़ता हूं तो ये बोलता है कि ये सिर्फ एक्सप्लेन किया है यार, ये क्यों एक्सप्लेन किया है। ईच सेलेक्ट द कॉर्नर एज 3 एडजेसेंट सेल, हाँ तो पता है कॉर्नर वाली हर सेल, ये कॉर्नर है, इसके एडजेसेंट 3 सेल है, वो बताने की क्या जरूरत है, वो लिखा है, वो जबरदस्ती क्वेश्चन को बढ़ा रहा है। ईच सेल अलोंग द एज,
एक्सक्लूडिंग द कॉर्नर एज 5 एडजेसेंट सेल। हाँ तो पता है ये वाले सेल के 5 एडजेसेंट होंगे, 1 2 3 4 5। जो एक भी उसकी बाउंड्री को टच कर रहा है या एज को टच कर रहा है, दैट इज द एडजेसेंट सेल, उसको वो कह रहा है, तो ये 5 होंगे। इस तरीके से उसने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, देयर इज नो अंडरग्राउंड शेल्टर बीनीथ द सेल इटसेल्फ, मतलब जिस सेल में नंबर लिखा है उसके नीचे कोई अंडरग्राउंड शेल्टर नहीं। ठीक है, और हर सेल में देर आर एग्जैक्टली 8 अंडरग्राउंड शेल्टर्स, 8 में से 3 का हिसाब किताब तो मिल गया बॉस, ये तो खुद ही बता दिया मैं यहाँ पर। उस पर फिर बोल रहा है पी प्लस क्यू की वैल्यू भी कुछ दिया है 8। रेखांश साहू क्या कर रहा है? ठीक है। सो क्या इनको यूज करते हुए हम कुछ कुछ फिल कर सकते हैं क्या? हाँ देखो, अभी देखोगे यहाँ पर 3 सेल्स बोल रहा है ये, मैं अभी देख रहा हूँ बी फाइव में 3 सेल्स है, मतलब 3 सेल्स, 3 नंबर लिखा है, मतलब इसके आजू बाजू के 3 सेल्स जो होंगे वहां पर बॉम्ब रखा हुआ होगा। क्या हुआ कार्तिक? पी प्लस क्यू 4 है कि 8 है? 4 है, ठीक है। पी प्लस क्यू 4 है। हाँ ठीक है, पी प्लस क्यू 4 है। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। राइट, तो P प्लस क्यू 4 है, तो उसमें से देखो अब कितनों का हिसाब किताब अपने को यहां से मिल गया। ये P के 2 तो यहाँ पर दिख ही रहा है, ये P के 2 है। कौन कौन सा होगा? ये 1 होगा, ये 2 होगा, Q के भी 2 का हिसाब किताब मिल गया है। मतलब यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, ऐसे करके मार्क करते करते चल सकते हो क्या? यहाँ पर 3 बोल रहा है, तो ये 3 कहाँ पर हो सकते हैं? कुछ मार्क करते करते हम क्या चल सकते हैं? ये क्वेश्चन इस तरीके से बनाने के लिए। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज होती है, कभी पूरा ऐसे फिल करने के लिए मत जाओ। डोंट ट्राई टू फिल द एंटायर सेल। अभी आपको ये देखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1, विच सेल आउट ऑफ द गिवन है डेफिनेटली एन अंडरग्राउंड शेल्टर? किस सेल में डेफिनेटली अंडरग्राउंड शेल्टर था? ये देखना। इसमें पूछ रहा है किस सेल में डेफिनेटली अंडरग्राउंड शेल्टर था, CF2। और इसमें पूछ रहा है किस सेल में डेफिनेटली अंडरग्राउंड शेल्टर नहीं था, तो मजाक कर रहा है। ये दोनों एक साथ तो आ नहीं सकते, है ना? ये दोनों एक साथ आ नहीं सकते। मतलब अभी तो मैं ऐसे ही रूल आउट कर दे रहा हूं। क्या क्या आंसर है, क्या इसका आंसर क्या है? व्हाट इज द आंसर? ऑप्शन 1 है क्या? कि एक बार देख के मेरे को बताओगे? सेकंड है? एक बार चेक कर लो जरा, सेकंड है कि फर्स्ट है। तो इससे रूल आउट होकर के, अगर हो रहा है तब तो हम फर्स्ट कर सकते हैं, नहीं तो फिर तो गड़बड़ होगी। फिर वहां पर फिल करके देखना होगा। सेकंड है, E4। चलो देखते हैं E4 में कुछ पक्का डालना पड़ेगा क्या हमको। ठीक है यार, ये जो यहाँ से एक हिंट मिलता है कि यहाँ पर एक मैं रख दूंगा सेल, तो ये इसका भी कॉन्जिक्यूटिव हो जाएगा, इसका भी कॉन्जिक्यूटिव हो जाएगा। और ये दो का एक एक यहाँ से मेरे को नंबर मिल जाएगा। यहाँ पर एक डाल दो सकता हूँ, यहाँ पर एक डाल सकता हूँ, इन दोनों में से कहीं भी एक पोजीशन में आ जाएगा। तो ये वाला दो, ये वाला दो, ये वाला एक, ये इस तरीके के चीजें आ जाएंगी। ठीक है, मैं फिर से रब करके थोड़ा सा दिखाता हूँ इसको। ठीक है, अभी अपने पास ऑप्शंस में क्या क्या है? C C1, C C1। यहाँ पर तो मुझे कुछ लग नहीं रहा है ऐसा डालना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 3 मेरे आ चुके हैं पहले। ठीक है, तो ये आंसर अनलाइकली है। दूसरा ऑप्शन जो है E4 में यहाँ पर मैं एक डालता हूं तो ये दोनों मिल जाएंगे। इसका भी सेटिस्फाई हो गया, इसका भी सेटिस्फाई हो गया, इसका एक सेटिस्फाई हो गया, इसका एक सेटिस्फाई हो गया। इन दोनों का एक एक और सेटिस्फाई करना है। एक माइन में यहाँ पे रख सकता हूँ या फिर यहाँ पे रख सकता हूँ, तो नीचे वाले सारे कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगे। नीचे वाले सारे के सारे कंडीशंस मेरे फुलफिल हो जाएंगे।
तो इस केस में देखो अभी तक के हमें कितने माइंस मिल जाएंगे, दो नीचे मिल गए, तीन ऊपर मिल गए, और इसके बाजू के तीन कहीं यहां पर होंगे। ठीक है, तो वो सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो C C1 में है नहीं, CE4 होगा। CF2 और CE2 इन दोनों में से किसी एक में होगा। CF2 और CE2 इन दोनों में से किसी एक में होगा, इसलिए वो वाली चीज डेफिनेटली में नहीं आ रही कि दोनों ऑप्शन मैच करके देखने में। ठीक है, बट ये वाला क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन बनाने लायक थे इसके, 1 और 3। ये नहीं बनाने लायक था, ये नहीं बनाने लायक था, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम बोल रहा है, गिनती करने में मेरे से गड़बड़ हो गई। अच्छा, गिनती भी ऐसे नहीं कि 4 5 करना है, 12 13 14, इतनी गिनतियों में तो मैं गड़बड़ कर ही सकता हूँ। सो बेटर टू लीव सच क्वेश्चंस। तुक्का मारना है तो आप मार सकते हो 4 और 5 में, 2 में तो बनाने का भी मतलब नहीं, क्योंकि एक एक के इंटरवल में सब आंसर्स हैं। बट दीज टू क्वेश्चंस वेर देयर टू बी सॉल्व। आपको ऐसे क्वेश्चंस बनाने के लिए सिर्फ प्लग इन कर करके देखना है जो ऑप्शंस में दिया है उनको। ठीक है, ऑप्शंस में जो वैल्यूज दी है उनको प्लग इन करके देखना। स्टार्टिंग पॉइंट इसका यही है कि यहां पर 3 ऑटोमेटिकली फिल्ड है, पी और क्यू की वैल्यू 4 दी हुई है, वो यहीं से सेटिस्फाई हो जा रही, मतलब इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ऐसा कुछ करके आप फिल कर सकते हो, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ऐसा करके आप कुछ फिल कर सकते हो। यहाँ पर एक कर दोगे, इन दोनों में से किसी एक जगह में फिल होगा, बाकी 3 कहीं और पर फिल होंगे। तो कुछ क्वेश्चन में ज्यादा था नहीं। ये क्वेश्चन के 2 बनने चाहिए थे। अगर फर्स्ट बनता तो थर्ड भी बन जाता, मतलब दोनों सेम है, कोई उसमें, बोथ दी क्वेश्चंस आर ऑफ योर हेल्प। तो हमने जो क्लास की थी उसमें देखा था कि क्वेश्चंस पढ़े, उससे हेल्प मिलती है। तो ये दो क्वेश्चन वैसे थे। मैं ऐसे क्वेश्चन इजी हो या डिफिकल्ट हो, मेरा फंडा क्लियर है, मैं छोड़ देता हूँ। वेन डायग्राम्स मैं हमेशा ही छोड़ देता हूँ, अब वो मेरे को आता नहीं है बनाना, बट मेरा उससे फायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता। एंड में टाइम बचता तो मैं कर लेता, बट मेरे को आता ही नहीं है, मेरे से उतने डायग्राम बनते ही नहीं है, मैं मिस कर जाता हूँ कुछ चीज। हमेशा कंफ्यूजन में रहता हूँ कि ये जब बोल रहा है कि 2 प्लेयर्स लाइक, तो 2 प्लेयर्स लाइक में 1 वाला आएगा नहीं आएगा, तो मैं उसको छोड़ देता हूँ। फिर उसके बाद जब मैं क्वेश्चन देखूं और हर क्वेश्चन में मैक्सिमम मिनिमम बोल रहा है, तब तो फिर काफी दिमाग लगाना पड़ेगा। तो दिस वॉज बेटर कि इसे आप छोड़ देते। ये वाला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन सपोजिटली देखने में इजी लगा होगा और बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर फंस गए होंगे। अब इसमें दो टार्स है, ए और बी, उसमें दोनों में आ, 6 फ्लैट्स हैं। अब आपको अगर समझ में ये नहीं आता है कि फर्स्ट वाला, फॉर एग्जैक्टली 1 टार, द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ नंबर, द एवरेज नंबर ऑफ फ्लैट्स, द एवरेज नंबर ऑफ मेंबर्स पर फ्लैट इज अ प्राइम नंबर। तो सबसे पहले तो पूरे मेंबर्स आपको निकालने होंगे, उसके बाद देखना होगा कि क्या पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर कितने लोग रह सकते हैं, यहाँ पर कितने लोग रह सकते हैं। अगर वो हमसे नहीं बन रहा है तो चांसेस है कि नहीं बनेगा। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, जो वो क्वेश्चन में बताया उसके अलावा, कि सिर्फ कार्स कार्स वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि बोला है कि फैमिली मेंबर्स प्लस कार्स, फैमिली मेंबर्स की वैल्यू प्लस कार्स की वैल्यू, 6 फैमिलीज के लिए प्राइम नंबर है, बाकी और सेम प्राइम नंबर है, बाकी दो के लिए डिस्टिंक्ट है। तो वो इन नंबर्स को देखोगे तो वो समझ में आना चाहिए कि यार वो जो 6 बराबर के हैं, उनकी फैमिली प्लस कार की वैल्यू या तो 7 होगी या 11 होगी। उसको देख करके मे बी, अगर वो कार वाला एक क्वेश्चन तो मैंने बना ही लिया था ऐसे ही, और अगर कोई सा और कार वाला क्वेश्चन है वो ट्राई करना है तो वो करके देख सकते थे, क्वेश्चन नंबर 1 और 4। बट इसके अलावा बाकी चीजों में आपको मैथ्स लगाना पड़ता है काफी। मैथ्स हालांकि उतना डिफिकल्ट नहीं होता। आपको टोटल ये देखना है कि जो भी एवरेज होगा वो डिवाइड बाय, जो भी सम होगा वो डिवाइड बाय 6 होगा, राइट। इस बिल्डिंग का जो भी सम होगा, जितनी भी फैमिलीज हैं, फैमिली 1 से लेकर के फैमिली 6, और फैमिली 1 से लेके फैमिली 6 इधर की, जितनी भी फैमिलीज है उनको डिवाइड बाय 6 करेंगे। तो बोल रहा है किसी एक की वैल्यू प्राइम नंबर है, किसी एक की वैल्यू नहीं है। तो अभी आपको सोचना चाहिए कि 6 से डिवाइड करने के बाद प्राइम नंबर कैसे मिल सकता है मुझे। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है 6 × 5 डिवाइडेड बाय 6, यानी कि एक बिल्डिंग में 30 मेंबर्स हों, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है।
एक बिल्डिंग में 30 मेंबर्स होंगे तो दूसरी बिल्डिंग में ऑटोमेटिकली 54 हो जाएंगे, क्योंकि टोटल मेंबर्स 84 है। ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है 6 into 7/6, यानी एक फैमिली में 42 मेंबर्स हो, सॉरी एक बिल्डिंग में। अगर एक बिल्डिंग में 42 है तो दूसरी भी बिल्डिंग में 42 हो जाते, और ये कॉन्ट्राडिक्ट कर जाता कंडीशन, क्योंकि कंडीशन ये बोल रहा है कि एक बिल्डिंग में टोटल जो है वो प्राइम नंबर होना चाहिए व्हेन एवरेज इज फाउंड आउट। व्हेन एवरेज इज फाउंड आउट मतलब डिवाइड बाय 6, क्योंकि 6 फैमिली रह रही है, डिवाइड बाय 6। ठीक है, तो इस केस में ही वो प्राइम मिलता। अब किसी एक बिल्डिंग में 30 रह रहे हैं, किसी एक बिल्डिंग में 54 रह रहे हैं। अब इसे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, उसके अलग अलग केसेस बनेंगे, वो टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, और एक भी केस भूल गए तो प्रॉब्लम। तो अभी तक के हमने देखे 2 या 3 क्वेश्चन जो बनाने लायक थे। इसका एक तो एकदम ही ऐसे था, लप्पू था। ठीक है। ये वाला यार इजी था यार, ये तो 5 बनने चाहिए थे। दिस वॉज वेरी इजी सेट, इसमें कुछ भी नहीं था। और मेरे ख्याल से जो सॉल्यूशन दिया गया है वो अननेसेसरली कॉम्प्लेक्स कर दिया है सॉल्यूशन। ठीक है। एक्चुअली क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। 4 लोग हैं, एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सोल्जर्स आउट ऑफ द मेंशन 4 सोल्जर्स एट एनी गिवन टाइम ऑफ द डे आर स्टेशन। 4 लोग हैं, जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं सारे लोग एक एक बार ड्यूटी किए, यानी कि 4 लोग हैं तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? ए बी एक कॉम्बिनेशन बनेगा, ए सी एक कॉम्बिनेशन बनेगा, ए डी एक कॉम्बिनेशन बनेगा, बी सी बनेगा, बी डी बनेगा, और सी डी बनेगा। यही 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे, यही 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे। और कभी भी कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे ये देखना है। अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं आता है तो पहले वाले को उठाओ, यानी कि ए, उसके साथ सबको बैठा दो। एक बार बी को बैठाओ, एक बार सी को, एक बार डी। ये ए के सेट फुल हो गए। फिर अगली बार बी को उठाओ, बी के साथ ए को मत बैठाना क्योंकि वो तो कर ही चुके हो आप। अब आगे बढ़ो, बी के आगे कौन कौन खड़ा है? सी और डी, इसको उठाओ, बैठा दो। हो गया बी के सेट्स कंप्लीट। सी को उठाओ, सी के आगे सिर्फ डी है, तो सी और डी को ही बस देखना बचा है और कुछ नहीं बचा है। तो ये 6 पॉसिबिलिटीज आपके पास थी। ठीक है। 24 घंटे का पीरियड है, 6 अलग अलग लोग इक्वल स्लॉट्स में काम कर रहे हैं, यानी एक स्लॉट 4 घंटे का हुआ। 1 slot इज इक्वल्स टू 4 आवर का। ठीक है। तो 12 बजे से चालू हो रही है कहानी। अब ये सब इतना लिखने का भी क्या ही मतलब था, सीधा स्लॉट बनाओ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ठीक है। ये है कहानी अभी इनकी। इट इज नोन दैट नीदर अभिषेक नॉर चंचल वर्क फॉर कॉन्जिक्यूटिव ड्यूटी पीरियड। अभिषेक और चंचल थोड़े आलसी है, लगातार काम नहीं करते। मतलब ऐसा नहीं कि ये दोनों, मतलब अगर अभिषेक स्लॉट 1 में कर लिया है तो स्लॉट 2 में नहीं करेगा, फिर वो 3 4 वो कभी बाद में ही आएगा। ठीक है। दे आर ऑल्सो नॉट स्टेशन टुगेदर ड्यूरिंग द लास्ट ड्यूटी पीरियड। आखिरी में ए सी नहीं खड़े हैं, ए और सी आखिरी में साथ में नहीं खड़े, पहले कहीं पर खड़े हो सकते हैं। प्रॉब्लम क्या होगी, इनको कहीं भी बीच में डालोगे तो बड़ा अड़ंगा आएगा। डाल के दिखाता हूं। मान लेता हूं ए और सी फिफ्थ में खड़े हैं, ए और सी फिफ्थ में खड़े हैं। ए और सी फिफ्थ में खड़े हैं, ये कामचोर है ना, ये 4 में काम करेंगे ना 6 में काम करेंगे। तो 4 और 6 में बचे हुए 2 ही लोग काम कर सकते थे, बीडी और बीडी। अरे ये तो पॉसिबल नहीं होगा, ये बीडी को 2 बार क्यों खड़े कर दिया? ये तो बोला है हर कोई एक बार ही खड़ा हुआ है। यानी एसी जो है या तो वो पहले खड़े होंगे या आखिरी में खड़े होंगे। तय बात है, आखिरी में खड़े नहीं हो रहे, इसका मतलब वो सबसे पहले वाले में खड़े हो। ये क्लियर हुआ? इनको कहीं भी बीच में बैठाओगे तो इनके ऊपर नीचे सिर्फ बीडी आ सकते हैं, और बीडी आ गए मतलब गड़बड़ है। एक ही इंसान, मतलब एक ही पेयर को 2 बार तो बैठा नहीं सकते। तो एसी बैठेंगे सबसे पहले, इनका काम यहां पर हो गया। अब एसी सबसे पहले बैठ रहे हैं तो डेफिनेटली सेकंड वाले में बीडी बैठेंगे, क्योंकि ये दोनों तो आ नहीं सकते। अब आगे जो भी कहानी चलेगी वो चलेगी, वो जरूरत के हिसाब से देखेंगे। नो वन वर्क्स फॉर मोर देन 2 consecutive ड्यूटी पीरियड। अब ये अब बोल रहा है कोई भी 2 ड्यूटी पीरियड से ज्यादा काम नहीं कर रहा है लगातार। एसी तो एक से ज्यादा नहीं कर रहे, बी और डी के बारे में भी हमें मिल गया कि लगातार 2 बार काम करेंगे, उससे ज्यादा काम नहीं करेंगे। अभी तुम पहला क्वेश्चन देखो। इफ बंटी इज स्टेशन एट द एंट्री गेट इन द थर्ड ड्यूटी पीरियड। बंटी को मैं इधर खड़े कर दिया, बंटी को इधर कर दिया, मतलब बंटी यहां तो नहीं आ सकता है ना, क्योंकि बंटी के 2 तो हो गए। देन हु इज डेफिनेटली नॉट स्टेशन इन द फोर्थ ड्यूटी पीरियड? क्या आंसर है इसका वैसे? बाकी तो कोई भी खड़ा हो सकता है, बंटी बस नहीं हो पाएगा शायद।
आंसर बंटी ही होगा। एक बार चेक करके बताना। है ना? ठीक है, तो ये इजी था। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसका था कि बंटी एंड चंचल आर टुगेदर स्टेशन ड्यूरिंग द लास्ट ड्यूटी पीरियड। बंटी और चंचल को सबसे आखिरी में खड़े किया है इसने, बी और सी को। पहले के दो की तो मेरे को पता ही है, ये इसी डब्बे को आगे बनाते जाना। अपने सॉल्यूशन में जैसा दिया है वैसा मत करना। मैं क्वेश्चन नंबर 2 बनाने के लिए इसी लाइन को आगे खींच रहा हूं बस। तो पहले वाले स्लॉट का तो मुझे पता है ए सी है, दूसरे में पता है बी डी है। ठीक है। अब बी और सी तो मिल चुके हैं। ठीक है, अभी इसके आगे क्वेश्चन क्या था देखते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सोल्जर्स आर स्टेशन ड्यूरिंग द थर्ड ड्यूटी पीरियड। थर्ड ड्यूटी पीरियड में अभिषेक और बंटी। डालूं क्या अभिषेक और बंटी को? हाँ डाल सकता हूँ, बात बन सकी बन जाएगी। अभिषेक बंटी यहाँ आ गए। अगले वाले में तो फिर पक्का डी और सी ही बैठेंगे। है ना? क्यों डी और सी बैठेंगे? क्योंकि ए तो कामचोर है, वो चौथे में आएगा नहीं। बी बोलेगा भैया मेरी 2 लगातार ड्यूटी हो गई, अब नहीं आऊंगा। ए और बी दोनों नहीं आए तो डी सी आएगा। इसके अगले में सी आएगा नहीं, वो कामचोर है, तो इसके अगले में ए तो पक्का आएगा। बी और डी तो पहले जा चुके हैं। ए के साथ किसका बैठा था बैठा दो, बन जाएगी कहानी। कहानी बन जा रही है, बाकी का चेक मत करना। बाकी का चेक मत करना, इसको मार्क करके निकल जाना। क्यों चेक नहीं करना? क्योंकि ऐसा थोड़ी ना बोला है बोथ ए एंड बी आर बोथ 1 and 2, या ऑल ऑल ऑफ दी अबव, ऐसा नहीं बोला है ना, या ईदर 1 and 2। ऐसा नहीं बोला है। पहले वाले में ही कंडीशन मीट कर रहा है तो बढ़ जा आगे मार्क करके। ठीक है। ये वाला तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, हु इज आर स्टेशन एंड द एंट्री गेट ड्यूरिंग द फर्स्ट पीरियड, ये तो निकाल ही चुके, बोथ 1 and 2। इसके अलावा कोई चांस ही नहीं कहीं और बैठने का। ठीक, तो इसके अगर आप देखोगे तो इसके ना सारे के सारे क्वेश्चंस बनने लायक। और मतलब बिल्कुल टाइम भी नहीं लग रहा है। दिस इज सिंपल लॉजिकल रीजनिंग। यहां पर क्यों गड़बड़ हुई, दिस इज समथिंग। अब फिर मेरे को लोग आके बोलेंगे सर पैकेट 1 और 2 में तो सर काम का नहीं दिया है। भैया ये पैकेट 2 में इसी लेवल के क्वेश्चंस होंगे, डेफिनेटली इससे डिफिकल्ट ही होंगे। हमसे ये नहीं बन रहा है मतलब वी आर नॉट डूइंग फंडामेंटल्स प्रॉपरली। आई एम ओके व्हेन आई से कि यार ये डिफिकल्ट था छोड़ दे, बट ये तो इजी था। आप इसमें कितना टाइम लगा सकते? 20 मिनट्स लगता है, 25 मिनट्स लगता है, और क्या। और सॉल्यूशन देखना बंद करो। हमारे वो जो टेक्स्ट वाले सॉल्यूशन है, वीडियो सॉल्यूशंस भले देखा करो, टेक्स्ट वाले सॉल्यूशंस ना बहुत लंबे एक्सप्लेन किए होते हैं, बिकॉज बेसिक से बताए होते हैं। उतना बेसिक से करोगे दिमाग बंद हो जाएगा। चलो, ये समझ में आया क्वेश्चन? किस्तों से बना था भाई ये। जिनके 10 से ऊपर आए थे उन्हीं से बना होगा मेरे को लगता है, इसको छोड़ दिए होंगे बाकी। अटेम्प्टेड क्या अनन्या, ये बनना चाहिए था, इसमें गलती होने का स्कोप नहीं है। बाकियों से नहीं बना टेस्ट में तो क्या कर रहे थे? व्हाट वेर यू ट्राइंग टू डू? योगेश क्यों नहीं बना? एक तुम लोग का अगर सब बोल रहे हो मेरे एक सही एक गलत हुआ, तो अभी मैं सबके DILR के मार्क्स खोल करके स्क्रीन शेयर करूं क्या? अभी शेयर करता हूं, अभी पता चलेगा। करूं? मेरा एक ही गलत था, मेरे 3 सही थे। नंबर तो 5 आए हैं, 4 आए हैं, कहां से तुम्हारे 3 सही हो गए? कहां से तुम्हारे 4 सही हो गए? है ना? मतलब डोंट जोक। आपसे एक टेस्ट के बाद बन गया वो मेरे को मत बताओ, उसके कोई मार्क्स नहीं है। ओलंपिक्स में उस समय पर मारने के मेडल मिलता है, उसके बाहर निकल के मारना है, कुछ करना है, उसका कुछ नहीं मिलता। ठीक है। तो ये बनना चाहिए था टेस्ट में, दैट इज व्हाट आई मीन, नॉट ऐसे बनना चाहिए। ओके। क्वांट देखते हैं। There, the average of 5 natural number is 150. One of the numbers among the five exceeds another by 100. The remaining three numbers lies between two and are equal. How many different values can the largest among the five take? तो मैं ये क्वेश्चन बनाना चालू किया। इसमें बोला एक नंबर लिया ए, फिर नंबर 3 नंबर लिया बी, और एक नंबर लिया A+100। ठीक, इन सबका सम जो है वो है 750। 150 into 5।
इसके बाद मेरे को दिखा 2a+3b इज इक्वल्स टू 650। मैंने इसका भी सॉल्यूशन निकाला। इसका एक सॉल्यूशन आता है a इज इक्वल्स टू 1 में, पहला सॉल्यूशन a इक्वल्स टू 1 और b इक्वल्स टू 648 डिवाइडेड बाय 3, तो 216। ऐसे करके, ऐसा करके मेरे को वैल्यूज गिनना था और सिर्फ उन्हीं वैल्यूज को आंसर करना था जिसमें a और a+100 के बीच में b की वैल्यू लाई करती है। बॉस गलत कर देता मैं। 2a और 3b कैसे अज्यूम कर रहा हूं, मतलब सबसे छोटे नंबर को a ले लिया, है ना, और जो एक बड़ा नंबर है वो a+100 हो जाएगा। वन ऑफ द नंबर्स अमंग द फाइव एक्सीड्स अनदर बाय 100। द रिमेनिंग थ्री नंबर लाइज बिटवीन दीज टू एंड आर इक्वल, तो रिमेनिंग तीन नंबर बी 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 होंगे। ये ऐसे अज्यूम किया, ठीक है। अभी ये ऐसे गिनता रहता मैं, और मेरे से गलती होने की चांसेस थी। मैंने इसमें 3 साढ़े 3 मिनट लगा दिए और फिर छोड़ दिया। मैंने छोड़ दिया, मैं बोला जान, 3 मिनट गया, जान दो। क्योंकि मैं दूसरी गलती ये नहीं कर सकता कि उसमें 2 मिनट और दे दूं। ये तो सिर्फ मैंने आपको दिखाया क्योंकि मैं बनाया था ना क्वेश्चन, पहली बार बनाने में थोड़ा तो टाइम ज्यादा लगा था, ठीक है। इसकी वैल्यूज ऐसे मेरे को याद है, ये 216 आ गई थी, ये 1 में ही सेटिस्फाई हो गया था। फिर उल्टा भी किया था कि ए की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ जाएगी, बी की वैल्यू शायद 1 रहती है, और नहीं, बी की वैल्यू 2। बी की वैल्यू, बी इवन में रिड्यूस हो रहा है, बी की वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू फिर 644/2, जितना भी होता है वो, जितना भी आया था 350 372, ये ऐसे करके कुछ बढ़ रहा है। ये सब निकाला था, छोड़ दिया क्वेश्चन। व्हाई आई एम सेइंग यू दिस इज दैट कि बहुत मेरे से नहीं बनता है, दिख जाता है, जिस मोमेंट में दिख गया कि ये मेरे से नहीं बनेगा मैं उसको छोड़ देता हूँ। आइडियली मेरे को ये पहले ही छोड़ देना था, मेरे को चैलेंजिंग लगा था, बट मैं वो फर्स्ट क्वेश्चन ट्रैप में फंस गया कि पहला क्वेश्चन है बना लेते हैं। छोड़ देना था, छोड़ने लायक क्वेश्चन था। 4x + 3y is 2xy, then find the value of 2x + y। बदमाशी है वही यार, इस क्वेश्चन को तो बना के गलती हो गई मतलब, और मैं इसको अगली बार एग्जाम में भी गलत करूंगा। इसमें मैं बढ़िया निकाल लिया था, दोनों का रेशियो 1:8 है। लेकिन ये इसमें नहीं दिया हुआ है कि ये नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। वो मैं सॉल्यूशन देखा, उसमें भी 1:8 रेशियो निकाला है एक्स और वाई का। लेकिन नेचुरल नंबर है या नहीं है ये नहीं बोला था, तो उसने एक की वैल्यू हाफ ले ली है और एक की वैल्यू 4 ले ली है, और इस तरीके से आंसर निकाल लिया है 2 ऐसा करके +4 करके, और मैंने निकाला था 2 × 1 + 8, ये निकाला था। तो यार ये तो इतना मैथ्स तो मेरे को नहीं आएगा कि मैं उतना सोच पाऊं वहां पर। तो दिस एनीवेज आई विल डू गलत इन द एग्जाम, तो ये गलत ही होगा मेरा। ये इजी था। इफ शुभम्स फादर 3 ऑरेंजेस, अब मैं क्या क्या करता हूँ ऐसे क्वेश्चंस में, मैं बता देता हूँ कितनों से बना था ये। ठीक है, तो जिनसे नहीं बना था ये बनाने लायक क्वेश्चन था। ये दोनों आपको दिया हुआ है, आपसे पूछा है इसकी वैल्यू बता, a + 2b + 7c। अब यार दिख रहा है दो इक्वेशन है, तीन अननोन है, ऐसे तो सॉल्व नहीं होगा। मैं हमेशा बोलता हूं दिया क्या है, पूछा क्या है, इसके बीच का रास्ता तय करना है। अब तीन या दो इक्वेशन तीन अननोन, ऐसे तो सॉल्व नहीं हो रहे। एक ही तरीका हो सकता है कि कुछ तो इन दोनों में गुणा भाग किया होगा, दोनों को ऐड या माइनस किया होगा, तब ये इक्वेशन आ रहा होगा। तो मैं देखना चालू किया कि यार ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिससे इसको भी मल्टीप्लाई करूं और इसको भी मल्टीप्लाई करूं, तो मेरे को एक का डिफरेंस आएगा, ए का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे को पहली वैल्यू दिखी, अगर इसको 3a को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं और 4a को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो 3a बन जाएगा 9a और 4a बन जाएगा 8a। दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो a आ जाएगा। लेकिन अभी श्योर नहीं हो, ये चीज सबके साथ होनी चाहिए, मतलब सेकंड बी वाले में भी देखूंगा। बी को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, नहीं, बी को मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, पहले वाले इक्वेशन को मैं इंटू 3 कर रहा हूं।
और दूसरे वाले को इंटू 2 कर। ये करके पहले देखना पड़ता है बॉस, ऐसे सीधा लिख दे रहा हूं मैं, ऐसे नहीं होगा। 4 इंटू 3 12, 5 इंटू 2 10, दोनों को सेपरेट करूंगा 2। अब कॉन्फिडेंस बढ़ते जा रहा है कि पक्का ये इसके लिए भी सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, 2 के लिए कर रहा है तो तीसरे के लिए भी करेगा। देखते हैं। 5 को मल्टीप्लाई किया 3 से 15, 4 को मल्टीप्लाई किया 2 से 8, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो 7। हाँ बस काम हो गया। पहले वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो, दूसरे वाले को 2 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। और भी कोई तरीका हो सकता है बट मैंने ऐसे किया। ये वाला। अभी तो ज्योमेट्री पढ़ना चालू किए हो तो प्रॉब्लम हुआ होगा। ठीक है तो छोड़ सकते हो, बट वैसे ज्योमेट्री का इजी क्वेश्चन था ये, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था ये, इजी क्वेश्चन था, बेसिक ज्योमेट्री था। ठीक है, अब रेगुलर हेक्सागन और अगर रेगुलर पॉलीगन नहीं पता है तो छोड़ देना बेहतर है, अदरवाइज बनना चाहिए था, क्वेश्चन में कुछ था नहीं। ठीक है बॉस, पढ़ा मैं थोड़ा बहुत, ट्राई किया, उसके बाद दिख गया नहीं बनेगा, बढ़िया 2 मिनट लगा दिया और फिर छोड़ दिया। ठीक है, ये इस तरीके के क्वेश्चन, एक तो ये कंफ्यूजिंग हो रहा था कि ये पूछ क्या रहा है, बचा क्या है, कितना दिया है, तो दिस वाज गेटिंग बिट कंफ्यूजिंग। तो इसको नहीं बनाना चाहिए था मेरे ख्याल से, इसमें केसेस वेसेस बन रहे होंगे। वो किसी का सही हुआ ये, और कितने टाइम में हुआ। ऐसे क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट कुछ नहीं लगता, हिट एंड ट्रायल है, बना करके देखना पड़ेगा। इसमें कॉन्सेप्ट बस ये है, जैसे मैंने किया था कि जो एक पर्टिकुलर बॉल है, जैसे ब्लैक बॉल का रेशियो सेम है, तो पहला मैंने ये किया 5A, मैंने ऐसे करना चालू किया था बट ये बहुत टाइम टेकिंग होगा। 5A 4A और 5A और 4A, पहले ये रेशियो था। ठीक है, रेड ब्लैक और येलो का। फिर कुछ बॉल वॉल देने के बाद उसका जो रेशियो था वो तुम्हारा हो गया, अब ए मत ले लेना ना, 5B, 3B और 7B। इसमें एक चीज चेंज नहीं हुई है बी की, यानी मैं ये बोल सकता हूं ए इज इक्वल्स टू 3B। यानी पहले वाले इक्वेशन और या दूसरे वाले इक्वेशन को अब सबको मैं लिख सकता हूं, पहले थी 5A बॉल, ए बॉल, 4A बॉल। अभी मेरे पास बॉल हो गई है 5 इंटू बी के बदले अब A/3 लिख दो। ठीक है, ये तो ए का ए ही है, और यहां पर 7 इंटू A/3। तो पहले इतनी बॉल्स थी, इनिशियली ये, फाइनली ये। अभी अब उस पे गेम खेलो, एम और एम। मतलब मैंने ऐसे बनाने की कोशिश की थी, मैंने सॉल्यूशन नहीं देखा, हो सकता है कोई और तरीका हो, बट आई रियली डाउट कोई और तरीका होगा। वो इसको ही आगे अप्लाई करके घुमाना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स हो जा रहा था, छोड़ दिया इसलिए, बट यहां तक पहुंच गया था। टाइम वेस्ट यहां पर भी हुआ। There are two series A and B. The sum of the first n terms of these two series is given by AN and BN. Find the sum of seventh term of both the series. Seventh term of both the series. तो अगर sum दिया हुआ है ना, sum of 7 terms माइनस सम ऑफ 6 टर्म्स, ये करोगे तो सेवेंथ टर्म मिल जाएगा, है ना। मतलब अगर कोई सीरीज है जिसमें 1 2 3 4 ऐसे ही है, तो ये बोल रहा है कि फर्स्ट n टर्म्स का सम दिया है और फर्स्ट n+1 टर्म्स का सम दिया है। ठीक है, तुमसे पूछा है ये वाले टर्म की वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालोगे? S7 माइनस S6, एक बार 7 पुट करो, एक बार 6 पुट करो, दोनों में आ जाएगा। ठीक है, बट थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है, और पहली बार क्लिक करने में मुश्किल हो सकती है, बट अब क्लिक हो जाना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैं एक का निकालूं, अगर ए का निकालता हूं, ए में बोल रहा है सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स इज इक्वल्स टू, एन की वैल्यू डाल दो। ए वाली सीरीज में बोल रहा है सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स इज इक्वल्स टू, एन की वैल्यू अब 6 डाल दो। इन दोनों को जब माइनस कर दोगे तो सम ऑफ 7 टर्म्स माइनस सम ऑफ 6 टर्म्स, कौन सा टर्म मिलेगा? टर्म नंबर 7 मिल जाएगा। ऐसे ही होगा ना, टर्म नंबर 7 मिल जाएगा। ये पहले के 60 टर्म्स की सीरीज है, ये पहले के 6 टर्म्स की सीरीज है, तुम्हें सेवेंथ टर्म कैसे मिलेगा? इसको इससे माइनस कर दो तो 7 टर्म मिल जाएगा। तो ए के लिए भी यही काम करना था, बी के लिए भी यही काम करना था, फिर जो तुम्हारा सेवेंथ टर्म आ रहा था दोनों को ऐड कर देना था। तो मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट का टाइम लगता, अगर ये पता है कि ऐसे निकालना है। तो ये बनाने लायक क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ यू हैव टू प्लग इन द वैल्यू एंड सी। द ओनली लॉजिक इज
द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इज गिवन एंड यू हैव टू फाइंड सेवेंथ टर्म। तो सेवेंथ टर्म होगा सम ऑफ फर्स्ट 7 नंबर्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट 6 नंबर्स। तो ये क्वेश्चन बनाने लायक था। अभी तक हमने क्या देखा, कितने क्वेश्चन बनाने लायक निकले हैं? कुछ भी नहीं निकला है ना। अभी तक कुछ भी क्वेश्चन बनाने लायक नहीं निकला है। अभी हम 5 क्वेश्चन में चले गए, ये पहला निकला था जो आपको प्लग इन करके बनाना था। और इसी को हम अलजेब्रा बोल देते हैं, इससे लोग घबरा जाते हैं। इसमें घबराने का कुछ है नहीं। भाई साहब क्या खतरनाक क्वेश्चन। बोथ एल्कोहल एंड विनेगर इवेपोरेट एट कांस्टेंट रेट। देख के ही मैं छोड़ दिया था, इतना ऐसे टाइप का पैसेज टाइप का क्वेश्चन था। देख के छोड़ दिया था, बाद में फिर अटेम्प्ट किया था। बाद में भी कॉम्प्लेक्स हो गया था बिकॉज इसमें काफी सारे वेरिएबल्स हो जा रहे थे। बेटर टू लीव दिस क्वेश्चन। बढ़िया 6 क्वेश्चन हुए, 6 7 जितने भी हुए सब छोड़ने लायक थे। छोड़ दो। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा नहीं है ज्यादा लोगों ने, छोड़ दो। जिन्होंने पढ़ा है वो बना सकते हैं। 3 इक्वेशन, 3 रूट्स, नेगेटिव इंटीजर्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू प्लस आर ए। बन सकता है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इजी था शायद, कितनों ने बनाया, मैंने ये नहीं बना के देखा है, बट ये इजी लग रहा था उस समय, तो मैंने नहीं बनाया था। बट आई थिंक दिस वाज इजी क्वेश्चन, इट लुक्स लाइक इजी क्वेश्चन, देन आई डोंट नो। प्लीज टेल मी। ओके। तो मेरे ख्याल से इस तरीके का क्वेश्चन मैं कहीं तो देखा हूं अपने शीट में या बुक में। कहीं तो ये इस तरीके का क्वेश्चन है, ये बनना चाहिए था। और एवरेजेस का क्वेश्चन है, ये बनना चाहिए था। ये नेक्स्ट वाला, एफिशिएंसीज। The efficiencies of A, B and C are in the ratio 1:3:x। मतलब B अगर 3 यूनिट काम करता है तो A 1 यूनिट काम करता है, यही बोल रहा है ना। They finished the work in 11 days in such a way that A and B together worked together for first 3 days. Then B and C completed the remaining work in 8 days. If B and C together complete 75% of the work, how many days will it take for C alone to complete the work? Okay. बी एंड सी ने 75% वर्क खत्म कर दिया है। यानी बी का 3 यूनिट होगा और सी का कोई तो यूनिट होगा। जो टोटल काम है उसका 75% काम इन्होंने खत्म कर दिया है। ठीक है, बचा हुआ 25% काम जो है वो ए और बी ने खत्म किया होगा, इसमें कोई डाउट। ए और बी ने 25% काम खत्म किया है। ठीक है। अभी मैं क्या किया, इसको 1 यूनिट माना, इसको 3 यूनिट माना। यही तो एफिशिएंसी दी है ना इनकी। तो एक दिन में ये दोनों मिलकर के 4 यूनिट काम खत्म करते। 3 दिन उन्होंने काम किया है तो 12 यूनिट काम खत्म किया है। ए और बी का बस देख रहा हूं। ए का 1 यूनिट, बी का 3 यूनिट, वो क्वेश्चन में दिया है इसलिए मैंने ऐसे ले ली। ए प्लस बी ने 25% काम किया होगा क्योंकि बी एंड सी ने 75% काम किया है, तो बचा हुआ तो ए बी कर रहे हैं। ए और बी ने 3 दिन में 4 यूनिट काम किया है, 3 दिन में 12 यूनिट काम किया है, विच इज इक्वल्स टू 25% ऑफ द टोटल वर्क। तो बी एंड सी ने 75% ऑफ द टोटल वर्क किया होगा, विच इज 36 यूनिट। बहुत बढ़िया। तो यहां तो मैंने लिखा 3 यूनिट प्लस सी। एक दिन का काम इन्होंने 8 दिन तक के ऐसे काम किया है ना। दिस शुड बी इक्वल टू रिमेनिंग 36 यूनिट। राइट। तो इससे सी के एक दिन का काम आ जाता है 1.5 यूनिट। सी के एक दिन का काम 1.5 यूनिट आ गया, तो सी अलोन कितने दिन लगाएगा वो आ जाएगा। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था यार, टाइम एंड वर्क कर चुके हैं। और जो बी बैच वाले हैं, मैं तो, आपको याद है कि नहीं पता नहीं, बट ये वाली क्वेश्चन जो था कि इसने 75% काम किया है तो बाकी बचा काम 25% इनको दे देता था। ऐसे करके परसेंटेज से किया है इस क्वेश्चन को मैंने। टाइम एंड वर्क का तो ज्यादा लॉजिक भी नहीं लगाया, परसेंटेज से कर दिया है सॉल्व। तो बी का 32 डेज कितना आता है, 48 टोटल यूनिट है। उसमें बी सी का 1.5 यूनिट पर डे है।
वाह, ये क्वेश्चन देखो, मजेदार। कितनों से बना? एक वेदांत से बना बस? अरे, इसको मैं बताता हूँ। मेरे को तो ये सब आता नहीं, ज्योमेट्री। मैं तो बना लिया, बड़ा इजी क्वेश्चन था। देख, एक चीज बता। बी और सी क्या निकालना है हमें? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। बी सी कितना है? बी सी कितना है? 8 है ना? बी सी 8 होगा ना, क्योंकि ये सर्कल तो ऊपर से नीचे तक है। ये वाला सर्कल ऊपर से नीचे है, बी सी हुआ 8। ठीक। ए बी को देखता हूं। अच्छा, बढ़िया बात ये है कि ये दोनों सर्कल टचिंग है। यानी बी, अब मैं ए और बी की लेंथ निकालने जा रहा हूँ। ए और बी की लेंथ में ये वाला सर्कल का डायमीटर है 8, सॉरी डायमीटर, हाँ डायमीटर हुआ 8 सेंटीमीटर। इस वाले सर्कल का डायमीटर हुआ 6 सेंटीमीटर। है ना? ये ये वाली लेंथ जो है, ये कॉमन है, ये मैं काउंट कर चुका हूँ। यानी सबसे छोटे सर्कल में ये वाली लेंथ काउंट नहीं करूंगा, क्योंकि वो वाली लेंथ मैं यहाँ पे काउंट कर चुका हूँ। ये है ना, ये लेंथ काउंट कर चुका हूँ। तो अभी तक के मेरे को हिसाब किताब में 14 सेंटीमीटर मिल गए। 14 सेंटीमीटर प्लस ये वाला 2 सेंटीमीटर और काउंट करूंगा, ये 16 सेंटीमीटर हो गया। ये लगभग कितना दिख रहा है? 1 सेंटीमीटर के आसपास कुछ दिख रहा है। 17 सेंटीमीटर। यानी 17 इंटू 8 कितना होगा भाई? 16 पॉइंट समथिंग इंटू 8, 17 इंटू 8। 17 इंटू 8 कितना होता है? 136। ये तुम्हारा आंसर। मैंने कुछ भी ज्योमेट्री नहीं लगाई, सिर्फ नापा, इसको ऐसे बैठ करके नापा और लगा दिया। आंसर आ गया। अभी तू बता यार, ये क्वेश्चन बनाने के लिए कौन सा मैथ्स और कौन सी ज्योमेट्री की क्लास चाहिए? ये वाला क्वेश्चन हो गया। अभी मैं पीछे जाके बताता हूँ। इसमें चलो ठीक है, फिर भी थोड़ा मैथ्स लगाया, दिमाग लगाया। एक वो क्वेश्चन हो गया। कुछ नहीं करना था, डायग्राम देख के बनाना था। हाँ, ये वाला क्वेश्चन यार, इसमें क्या वैल्यू प्लग इन करनी थी। ठीक है, इसके अलावा ये दो क्वेश्चन तो ऐसे सड़े से निकले अभी। और निकलेंगे बाद बाद में सड़े सड़े क्वेश्चन। अभी ये देख, आपको घुमा रहा है बस वो। द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ टॉय इज अ 2 डिजिट नंबर, रुपीज ए बी, विच इज 90% ऑफ सेलिंग प्राइस। यानी कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 0.9 सेलिंग प्राइस। यही है। यानी कॉस्ट प्राइस जो होगा वो तो पक्का 9 से डिविजिबल होगा, सब इंटीजर इंटीजर में है, क्योंकि द शॉपकीपर मार्क्स द टॉय 20% अबाउ द कॉस्ट प्राइस। शॉपकीपर जो है वो 20% अबाउ द कॉस्ट प्राइस मार्क करता है। कितना है अभी तो कॉस्ट प्राइस ही नहीं पता। एंड नोट्स दैट मार्क प्राइस इज ऑल्सो अ 2 डिजिट नंबर, बी है। अच्छा, अब तो पता चल गया। मन में मेरे बस ये ख्याल आया, यार ये तो ये है, ये 45 है। इसको 20% से ऊपर करता हो तो 54 भी हो जाता है कॉस्ट प्राइस मतलब। और प्लस ये 9 से भी डिविजिबल है। परफेक्ट क्वेश्चन बन गया। अभी ऐसे 2 डिजिट नंबर निकालो ना जो इंटरचेंजेबल है। 27 है, 72 है। इनमें 20% का डिफरेंस दिख रहा है क्या? इसमें 20% का डिफरेंस दिख रहा है? नहीं है ना? 36 और 63, 20% का डिफरेंस नहीं है। 45 और 54, 20% का डिफरेंस है, हाँ है। ये तो हो गया। ये 9 से भी डिविजिबल है। ये कॉस्ट प्राइस होगा, ये मार्कअप प्राइस होगा। और कुछ डिस्काउंट अगर उसने दिया है शायद ना। 90% ऑफ सेलिंग प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस 50 रुपीज होगा। हाँ, तो ये हो गया तीनों चीजें। ये एसपी है, ये मार्कअप प्राइस है, ये सीपी है। दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चन। नाउ माय अपील टू यू इज, एंड मैं हर साल बच्चों का टेस्ट लिख के एनालिसिस करता हूं तो यही बोलता हूं, अगर हमसे ये सब क्वेश्चन नहीं बनते ना, तो ये एलजेब्रा की क्लास और मेरे को टाइम एंड वर्क का वो डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये सिर्फ बेईमानी है। ये बेईमानी है, आप अपने आप से बेईमानी कर रहे हो। अरे पहले सिंपल वाले चीजें कर लो यार, फिर वो सब करने जाना। दिस इज अ सिटर, एंड एवरीबडी सिटिंग इन दी अभी क्लास में, दे हैव डन कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। एंड इफ यू आर नॉट एबल टू डू दिस, देन देर इज फंडामेंटल प्रॉब्लम विथ अवर इंग्लिश लैंग्वेज। हमको समझ में नहीं आता क्या बोला है, हमको नंबर्स में प्रॉब्लम है। बहुत इधर उधर मत भागो, पहले पहले बेसिक चीजें ठीक कर लो। 10 नंबर तो हमें लाना ही है कम से कम हर सेक्शन में।
हाउ मेनी पाथ्स आर देयर फ्रॉम पॉइंट 2 to 3 गोइंग थ्रू 5 4 टू द पॉइंट 9 7? कितनों से बना ये क्वेश्चन कितनों से बना? किसी से भी नहीं? ये इजी होते हैं ये क्वेश्चन। इसको मैं सिखा देता हूँ, ये कॉन्सेप्ट इजी होता है। ठीक है। इसको सिखाने के लिए ना मैं वो डीआई के फर्स्ट वाले उसमें चल दे जाता हूँ, क्योंकि वो टेबल मुझे बनानी नहीं पड़ेगी। अपना मेरे को वैल्यूज थोड़ी बता देना, ठीक है। मैं इस टेबल में हूं अभी। ये सिर्फ टेबल यूज कर रहा हूँ और कुछ नहीं, आपको कुछ सिखाना है इसलिए। बाकी भूल जाओ। ठीक है। तो इसमें ना मैं ये ले लेता हूँ, ये 0 0 है। तो क्या बोला था, कहाँ से जर्नी चालू कर रहा है? जर्नी कहाँ से चालू कर रहा है? 2 सर 2,3 3 से। से। 2 और 3, कोई बता देना, ठीक है। तो ये 2 और 3 वाला पॉइंट होगा, ये वाला, है ना। ये 2 और 3 है, यहां से जर्नी चालू कर। किधर जा रहा है फिर? 5,4। 5,4, यानी ये 3 ये 4 ये 5, यहाँ पे जा रहा है। एंड सर जा 9,7 में रहा है वाया 5,4। हाँ, वाया जा रहा है ना, वाया, तो ये यहाँ तो जा ही रहा है मतलब। फिर यस इसके सर। बाद वो 9,7 में जा रहा होगा, वो टेबल को हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा वहां तक के, ना जा करके हम एक काम करते हैं। ये इस टेबल में अभी कौन सा पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट था? फाइव सर कॉमा 5,7, 5,4 सर। 5,4 था ये, 1 2 3 4। ये 5,4 है, ये 5,5। ठीक है। 6। अभी मैं बस मान लेता हूँ उसको 7,6 जाना होता तो वो कैसे करता। देखो, अब अभी ना पहले हम यहां से यहां सीखते हैं, ये पी पॉइंट ले लेता हूँ, ये आर पॉइंट लेता हूँ। वो पी से आर कितने तरीके से जा सकता है? देखो, इसमें पी से आर जाने के लिए उसको ना किसी भी अरेंजमेंट में देखो, किसी भी अरेंजमेंट में देखो, एक वर्टिकल मूवमेंट करना पड़ेगा और 3 हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करना पड़ेगा। अब मैं वर्टिकल मूवमेंट किसको बोल रहा हूं? ये ऊपर जाने वाली एक लाइन, एक एज इज इक्वल्स टू 1 वर्टिकल मूवमेंट। एक एज ऐसे डायरेक्शन में इज इक्वल्स टू 1 हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। वो किसी भी तरीके से पी से आर जाना है तो उसको 3 बार हॉरिजॉन्टल मूवमेंट लेना है और 1 बार वर्टिकल मूवमेंट लेना है। ठीक है, ये समझ में आया? यस वो सर। आर पहुंच ही जाएगा, किसी भी सीक्वेंस में आप लगाओ, वो आर पहुंच जाएगा। ठीक है। तो अब एक तरीका हो सकता है कि हम ये काउंटिंग चालू कर दें। कैसे अरेंज कर सकता हूं 3 एच और 1 वी को? एच 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 वी, एक तरीका ये हो गया, 3 एच पहले मार ले फिर वी मार ले, पहले वी मार ले फिर 3 एच मार ले, ऐसा भी हो सकता है। एक एच मार, एक वी मार, फिर 2 एच मार। ऐसा कर करके तरीके, ये इस तरीके के कुछ हो सकते हैं। और क्या होगा, ये एक होगा, फिर उसके अलावा ये एक होगा, और कोई तरीका ही नहीं है। ये 4 पॉसिबिलिटीज है मेरे साथ, और कोई तरीका नहीं। इन 4 पॉसिबिलिटीज में मैं आर तक पहुंच ही गया। अब आर से इस क्वेश्चन में मैं 7 6 की वैल्यू इसलिए ले लिया हूं ताकि आपको बस कॉन्सेप्ट समझा सकूं। आर से 7 6 तक जाना है, यानी 5 4 से 7 6 तक जाना है। मतलब मेरे को 2 बार हॉरिजॉन्टल और 2 बार वर्टिकल मूवमेंट करना है। वो 3 बार वर्टिकल होगा शायद, हाँ 3 वर्टिकल, 3 वर्टिकल, क्योंकि इस पॉइंट तक आना है। वो किसी भी ऑर्डर में कर, मतलब मेरे को 2 एच और 3 वी है, इनको मेरे को बहुत सारे तरीके में अरेंज करना होगा। अब एक तरीका है कि लिखते चले जाऊं। दूसरा, जिनको परमुटेशन कॉम्बिनेशन आता है उनके लिए तो ये एकदम ही इजी होना चाहिए, और वो सबको थोड़े दिन बाद आ जाएगा। इतना प्रॉब्लम नहीं है। देखो, 3 एच और 1 वी को अरेंज करने के कितने तरीके होते हैं? 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एच जो है वो 3 बार है, मतलब 3 सेम आइटम है, तो डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। 4 तरीके, हमने भी 4 निकाला। 2 एच और 3 वी को अरेंज करने के कितने तरीके होंगे? 5 फैक्टोरियल, दोनों का सम निकालो, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एच, कितने हैं सिमिलर एच? 2, तो 2 फैक्टोरियल।
v कितने हैं सिमिलर, 3 फैक्टोरियल। तो ये तुम्हारा आंसर है, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 10। तो ये आंसर तुम्हारा होता 40। ऑब्वियसली उसमें 9 और कुछ और था वैल्यू जो भी थी, मैं यहाँ पर ये दिखाने के लिए बस ये बताया। तो देखो जिनको परमुटेशन आता है थोड़ा सा भी, उनको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा जिनको नहीं भी आता है वो, मैं बहुत कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं कर रहा हूँ, आपको सिंपल सी चीज बताता हूँ। 5 एक जैसी चीज और 4 एक जैसी चीज, इनको अरेंज करने के कितने तरीके होंगे ये मैं सिखा रहा हूं। इनको अरेंज करने के कितने तरीके होंगे, न्यूमरेटर में दोनों का सम लो 9 फैक्टोरियल, डिवीजन में दोनों को इंडिविजुअली कितने कितने सिमिलर है वो कर दो, 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, ये तुम्हारा आंसर है। मैंने यही लॉजिक अभी इस क्वेश्चन में लगा करके आप निकाल सकते हो। समझ में आया ये वाला लॉजिक? ये कैट में 2-3 बार आ चुका है और ये DILR में भी आ सकता है, ग्रिड के फॉर्म में दे देगा कि मेरे को घर से एफ मेरा ऑफिस है और ऊपर वाले पॉइंट तक के जाना है, मैं कितने तरीके से जाऊंगा, फिर बीच में घुमाएगा, बोलेगा यहाँ पर आज नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं इसलिए ये रास्ता बंद हो गया है, यहाँ से नहीं जा सकता, तो बता आप कितने तरीके से जाऊंगा, ऐसा ना घुमा घुमा के कुछ पूछ सकता है। तो लॉजिक यही है। ओके डन, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब बन जाना चाहिए ये जो बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, और ग्रिड वाले क्वेश्चंस आर ऑलवेज देयर टू बी सॉल्व, वो मैथ्स में आए या DILR में आए, मतलब कोशिश करना, ऑलवेज तो नहीं बोलना चाहिए, एक बार समझने की कोशिश करना, देख के छोड़ना मत। तो ठीक है, ये क्वेश्चन मैं अभी बोलता हूँ, चलो कुछ लोगों से बनता कुछ से नहीं बनता, बट हाँ जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं उनसे बनना चाहिए, दिस इज नथिंग। ठीक है, अरे यार ये देखो ये मस्त था यार, ये सबसे बनना था यार। इफ AB plus BC is equals to 15, BC plus AC is equals to 16, क्या आंसर है इसका? इसमें क्या करना है, ये तो लास्ट ईयर कैट में आया था क्वेश्चन। ऐसे लिख सकता हूं, B इंटू ए प्लस सी इज इक्वल्स टू 15, और सेकेंड वाले में C इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 16। अभी देखो 15 कैसे ला सकते हो, या तो 5 इंटू 3 होगा या फिर 15 इंटू 1 होगा, ऐसे ही ला सकते हो, ये तो अनलाइकली लग रहा है। इससे चालू करो, बी यानी बी इंटू ए प्लस सी इज इक्वल्स टू 5 इंटू 3, एक बार बी को 5 ले लो, ठीक है, बी को 5 लोगे तो ए और सी में से किसी एक की वैल्यू 2 लेनी पड़ेगी, किसी एक की वैल्यू 1 लेनी पड़ेगी। यहां पर अगर डाल करके देखोगे तो ये 16 जिंदगी में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये कुछ भी नहीं है, ये इस तरीके से ब्रेक कर करके करना है आपको, ये इसका मिल जाएगा मेरे ख्याल से। बी की वैल्यू आएगी 3 और ए प्लस सी की वैल्यू आएगी 5। बी की वैल्यू 3 में ये सेटिस्फाई हो जाता है, बी की 3 लोगे सेटिस्फाई हो जाएगा, और लेना होगा फिर उसके बाद ए की आएगी 1, और बी की सॉरी एक जो बचा हुआ है दिस इज बी, एंड सी की 4, इसमें ये हो जाएगा। क्योंकि ये 16 है ना, तो 16 किस तरीके से आ सकता है, 4 इंटू 4 या फिर 2 इंटू 8, यही दो तरीके हैं 16 लाने के, ये भी हमें साथ में देखना चाहिए था। ठीक है, तो इसको ब्रेक करके करेंगे तो ये क्वेश्चन बनने लायक था, ये बनाना था। अभी तक के कुछ 3 क्वेश्चन मेरे को दिख रहे हैं जो बनने चाहिए थे। ये छोड़ दो, मेरे को तो टाइम स्पीड डिस्टेंस अच्छे से बनता है, तब भी मैंने छोड़ दिया, क्योंकि द मोमेंट मैंने देखा ये 35 किलोमीटर है, अब वो आगे 35 है कि पीछे 35 है कि दोनों है, फिर वो समझ में आ गया दोनों है बेटा, ऑल पॉसिबल स्पीड्स, 2 बार मेहनत करवाएगा। ठीक है, 2 बार मेहनत करवाएगा इसलिए छोड़ दिया मैंने। ठीक, तो वो टाइम बचता तो कर लेते, क्वेश्चन में कुछ खास होगा नहीं, बट मेहनत ज्यादा थी, छोड़ दो, क्योंकि आगे इजी इजी भी है क्वेश्चन, मस्त है। टाइम कितना एंगल बना रहे हैं उसका, अभी अभी कुछ क्लास में मैंने कराया था टाइम वाला, ये क्लॉक वाला,
अब मेरे ख्याल से उन बच्चों से तो बन जाना चाहिए था। मुझे याद है ये कुछ क्लासेस में हुआ है। और डायरेक्ट फॉर्मूला है, अगर वैसे फॉर्मूला वाली चीज याद रखनी है तो दिस वाज इजी क्वेश्चन। ठीक है, इसको छोड़ते हैं, छोड़ दो ये। यार ये बताओ यार, क्या है यार, ये मजाक है यार, ये तो बना नहीं किसी से तो फिर दिक्कत है। बेसिक क्वेश्चन है, ये तो बनना ही चाहिए था। इसमें 30 है, इसमें 50 है। 50 लीटर्स वाले में 20, मतलब कॉन्सेंट्रेशन है मिल्क का 40%। तो मिल्क हो गया इसमें 20 लीटर्स। बी में 20 लीटर्स है मिल्क। ए में कितना है मिल्क? लेस देन 20%। अगर मैक्सिमम 20 भी होता तो 6 होता। मैक्सिमम 20 होता तो 6 होता। मतलब मैक्सिमम मिल्क 26 लीटर हो। मैक्सिमम मिल्क 26 होता आउट ऑफ 80। मैक्सिमम मिल्क की क्वांटिटी 22.5 होती। उससे तो कम ही आंसर होगा। बेसिक क्वेश्चन ये बनना चाहिए था। ये हमारा 4 क्वेश्चन जो थे बनने लायक। और भी आगे हैं, छोड़ दो ये रेसिप्रोकल वाला। ठीक है, हाँ। लॉ इंजीनियर्स जो है उनसे ये बनना चाहिए था, ये इजी था, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। लास्ट वाला छोड़ सकते थे। तो अगर कुल मिला करके मैं देखूं तो जिनको जिनका एल्जेब्रा हो चुका है, दैट इज देयर आर कपल ऑफ बैचेस जिनका एल्जेब्रा हो चुका है। ठीक है, ये बनना चाहिए था। लास्ट वाला क्वेश्चन में भी छोड़ देते हैं, चलो। ये क्वेश्चन कौन सा है? 64 छोड़ो। 62 में क्या डाउट है यार, ये तो इजी था। सर उसका मोर देन वो होगा, मतलब मोर देन 32 होगा। तो सेकंड ऑप्शन होगा। सेकंड, ठीक है। कॉन्सेप्ट वही 26 डिवाइडेड बाय 80। उसका उससे उससे तो ज्यादा हो। मोर देन के वो, इफ द टू कंटेनर एम्प्टीड इन कंसीडर मिल द फाइनल सॉल्यूशन कैन नॉट बी। अच्छा ठीक है, ओके ओके, कैन नॉट बी है। ओ ठीक है, मैं कैन बी के हिसाब से मार्क कर दिया था। ठीक है, राइट। सो आंसर तो मतलब बड़ा सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं। 26/80 करके हमें करके निकलना है। ठीक है, तो ये इक्वेशन बनना था। ये छोड़ सकते हैं, ये बनना चाहिए था। फिर भी मैं एकदम मिनिमम पकड़ रहा हूँ, अभी तक के एक। ये दो तो सबसे बनने चाहिए, मैं सबसे बनने वाले बता रहा हूँ। ये कुछ लोगों से डेफिनेटली बनना चाहिए था। ये सबसे बनना चाहिए था 3। ये सबसे बनना चाहिए था 4। हम डायग्राम देख के घबराए, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट प्लीज अंडरस्टैंड ज्योमेट्री में इफ डायग्राम इज गिवन, ट्राई टू स्पेंड 1 मिनट टाइम एंड सी कि कुछ हो सकता है क्या। अगर डायग्राम दिया हुआ है तो। नहीं दिया हुआ है तो आप मत मेहनत करो। दिया हुआ है तो चीजें आसान थोड़ी सी हो जाती है। प्लस एक साइड बीसी तो वैसे देखते ही दिख जाता है 8 है। तो कोशिश कर सकते हो निकालने की। तो ये एक क्वेश्चन था। ये भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, बट फिर भी हम नहीं लेते। ये एक इजी क्वेश्चन था बेसिक एवरेजेस का, जो मैंने नहीं बनाया, बट आई एम श्योर वो देख के ही लग रहा है कि यार ये इसमें कुछ होगा नहीं खास। ठीक है, तो ये एक, और इसके पहले ये नंबर सीरीज वाला 4 से 5 क्वेश्चन जो थे वो सबसे बनने लायक थे यार। ये सबसे बनने चाहिए थे। संकल्प वो ठीक नहीं होगा, वो क्रॉस किया है कि नहीं अभी पता नहीं, या फिर वो हो सकता है मैथमेटिकली इक्वेशन बना के निकल जाए कि वो क्रॉस कर चुका है, 35 आगे है कि 35 पीछे है। मैं अपना जजमेंट बता रहा हूँ कि जैसे जैसे टाइम कम होते जाता है, क्योंकि शुरू में तो तुम देखो मैंने कुछ क्वेश्चन दिख रहा था मेरे से नहीं बनेगा, फर्स्ट वाला उसमें भी 3 मिनट दिया। जैसे जैसे मेरे को लगा 40 मिनट अब कम होते जा रहे, तो आई बिकेम मोर जुडिशियस कि क्या करूं क्या छोड़ूं। ठीक है, हाँ ये तो इजी था। ये एक हमने कैसे मिस कर दिया। दिस इज ऑल्सो इजी क्वेश्चन। अभी ना हमें बस कैट में इसी तरीके के क्वेश्चन जिनके 2 नंबर 3 नंबर माइनस में नंबर आ रहे हैं मैथ्स में, यार इन्हीं क्वेश्चंस पे फोकस कर लो, इस तरीके के मतलब।
फोकस ऑन योर बेसिक्स। एकदम ऐसा कि मैं ये भी क्लास अटेंड कर लूं, वो भी कर लूं, ये भी कर लूं। क्लास अटेंड करो, बट आई थिंक कि फंडामेंटल थिंग इज इफ यू डू नॉट प्रैक्टिस द बेसिक्स वेल, तो प्रॉब्लम होगा। ठीक है, और बेसिक प्रैक्टिस करना है, पहले तो ये समझ में आना चाहिए क्वेश्चन में दिया क्या है। फिर देखना यह है कि पूछ क्या रहा है, और क्या वो दिया क्या है और पूछ क्या रहा है वाले रास्ते को मैं इमेजिन कर पा, विजुअलाइज कर पा रहा हूं क्या कि ये रास्ता हो सकता है। दैट विजुअलाइजेशन इफ इट हैपेंस, तब तो क्वेश्चन बनेगा। नाउ गोइंग टू द इंग्लिश सेक्शन, समरी टाइप क्वेश्चन से चालू करते हैं। तो यार ये डिफिकल्ट थे, अनयूजुअली डिफिकल्ट थे। और ये सेकंड वाला तो ऐसा डिफिकल्ट था कि मेरे को कुछ भी आंसर नहीं लग रहा था, क्योंकि पूरी की पूरी टोन मिसमैच है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो बोल रहा है वो क्या करना चाहिए और क्या कर सकते हैं, कुछ उस तरीके की भी बात बोला है, बट ऑप्शन में कुछ ऐसा है ही नहीं। टोन मिसमैच अकॉर्डिंग टू मी, कुछ भी अच्छा नहीं था। और ये इसके पहले वाला तो समझ में नहीं आया कि वो आंसर कैसे निकाल करके, जो भी आंसर दिया है शायद दिया है, ये टू दिया है ना, ये सोशलिस्ट कंट्रीज और ये कुछ ऐसा, ये वाला है क्या आंसर, शायद टू दिया है। हम्म। थोड़ा सा वही प्रॉब्लम लग रहा था, डिफिकल्ट है। तो मैं मतलब मेरा गलत हुआ तो मैं, और ठीक है तुम्हारा गलत हो गया तो कोई लोड नहीं है, जान दो, डिफिकल्ट था। ये दोनों ठीक थे। इसमें भी हाँ, ये वाले में भी एक थोड़ा सा गड़बड़ ये लग रहा था कि दिस स्टेटमेंट इट कैन बी 2341 और 2431, अब ये दोनों ही पॉसिबिलिटी थी। वन सबसे आखिरी में आएगा क्योंकि बाद में पता चला वो वाली कहानी, टू से स्टार्ट होगा, लेकिन थ्री और फोर इक्वली इंटरचेंजेबल है। इनफैक्ट मतलब काफी टाइम टेकिंग है कि वो कौन सी चीज पहले आएगी। तो ठीक है, ये अगर इन दोनों में से कुछ है तो चलेगा। ये वाला इजी था यार, ये मेरे ख्याल से कल संकल्प ने मेरे से पूछा था। तो ये थ्री के बाद टू आएगा और फिर फोर वन आएगा। ये टू जो है ये थ्री का एग्जाम्पल्स है, कैसे वाइप आउट किया। ठीक है, और फोर और वन साथ में होंगे, क्योंकि फोर और वन में दोनों में रेंज और एस्टिमेट्स ये सब की बात कर रहा है। ओके सर। ठीक है, हाँ ये भी रीजनेबली ठीक था ये, क्योंकि इसमें बोल रहा है कि हम जब पहले के जूतों को देखते हैं तो वो रनिंग शूज नहीं लगते हैं, तो फाइव से स्टार्ट, फिर क्लोजर लुक, लेकिन जब पास से देखते हैं तो दिखता है कि अरे ये तो कॉम्पिटिटिव रनिंग के लिए बने हैं। ठीक है, नहीं फाइव नहीं था, हाँ ठीक है। द शू विच डेट्स बैक टू द अर्ली 1860s barely resembles today's रनिंग फुटवेयर। ठीक है, तो इसमें जो ये ट्रैक्शन वाली जो चीज है ये अननेसेसरी की है, बाकी सब चीज रनिंग के को लेकर के है। ये वाला ठीक है। ये दोनों इजी थे, ये आपके सही होने चाहिए थे, क्योंकि ये कोई से ब्लैंक में और फिल नहीं हो रहा है। ये फोर में ही जाएगा, क्योंकि इसके जस्ट पहले ये इनर सेल्फ की बात किया है। एंड दिस लुक्स अ गुड कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। और सेकंड वाला भी इजी था, तो यहाँ थोड़ा वर्बल डिफिकल्ट था इस बार का, बट ओवरऑल चैलेंजिंग था। पैसेजेस अच्छे तगड़े थे। ठीक है, बट कैसा हुआ पैसेजेस में। स्टॉक वाला इजी था हाँ, सबसे मतलब पढ़ने में तो वो इजी था, फर्स्ट सेकंड तो फिर भी थोड़े, फर्स्ट वाला तो था थोड़ा सा पढ़ने में प्रॉब्लमेटिक। ये भी ठीक था, पढ़ने में कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, बट क्वेश्चंस अच्छे थे, क्वेश्चंस टाइम टेकिंग थे। ये इजी था ना, ये है ना इन्वेस्टमेंट वाला, ये Yes, पढ़ने में sir. भी इजी था।
4 में से एक गलत तो ओके। देखो इसमें अगर तुम 16 अटेम्प्ट कर रहे हो और अगर 10 सही कर रहे हो और 6 गलत कर रहे हो तो आप ठीक कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ज्यादा मत सोचना। ठीक है। वर्बल में अगर आप 8 अटेम्प्ट कर रहे हो, 4 सही और 4 गलत हो रहे हैं, डोंट वरी, सब चीज सही जा रही है, क्योंकि अगर आप ये करते हो तो वर्बल में आपके करीब 9 नंबर आ जाएंगे, टीटा भी करोगे कुछ गलत में, और इसमें आपके आ जाएंगे 24 मार्क्स। ये 33 मार्क्स है। 32 से लेके 35 के बीच एनी डे 95 परसेंटाइल के आसपास आ जाएगा। यू आर डूइंग ओके। द प्रॉब्लम हैपन्स व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग आरसी में 12 क्वेश्चन और 6 सही 6 गलत, ये प्रॉब्लम है। अभी इधर पर तुम नंबर लूज कर देते हो, यहाँ पे टोटल आया 12 नंबर, 10-12 नंबर कुछ इधर आता है। शायद 3 आरसी भी नहीं हो रहे ना, 3 आरसी पढ़ जरूर लेते बट 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होते, उसमें भी छोड़ देते हैं। तो 15-16 नंबर आरसी में आते हैं, 7-8 नंबर वर्बल में आते हैं, तो प्रॉब्लम है। 6 सही आ रहा है, बाद 10 गलत आ रहा है, तो थोड़ा सा फिर तो एक्यूरेसी का इशू है। और एक्यूरेसी से मतलब इशू एक्यूरेसी से का इस वजह से क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन ठीक से नहीं हो रहा है, वहां पर इश्यू है। जैसे कौन सा गलत हुआ इसमें बताओ, स्टॉक मार्केट वाला में कोई सा कौन सा गलत हुआ? सर स्टॉक मार्केट में फर्स्ट वाला और थर्ड वाला गलत हुआ। फर्स्ट थर्ड मेरा भी गलत है, बाकी दो सही। फर्स्ट में क्या लगाया था? सर फर्स्ट ऑप्शन लगाया फर्स्ट में। फर्स्ट में फर्स्ट, तो इसका फर्स्ट क्या ऑप्शन था, आंसर क्या है अब? तो थर्ड फोर्थ ऑप्शन वाला बता सर। रहा है। हाँ। तो नहीं, नहीं नाइन्थ सर वाले सॉरी, फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट नाइन्थ आंसर है, और टू मैंने में, फोर्थ लगाया। फिर क्योंकि मैं मैंने भी वन फर्स्ट लगाया। लगाया था तो मुझे याद था कि गलत तो यस नहीं सर, हुआ ये फर्स्ट। वाला। सर मैंने फोर्थ फिर वाला बात लगाया था। फिर थर्ड बताना है या करेक्ट आंसर, मैंने ही नहीं फर्स्ट नहीं, लगाया देख था। ये तो बिल्कुल इसको अलग कर दे क्योंकि वो सबको सेम चीज दिखा रहा था। ठीक है। सेम चीज को 4 लोग अलग अलग तरीके से परसीव कर रहे हैं, सबको एक ही चीज दिखा रहा था और उनके परसीव करने का तरीका अलग अलग था, तो वो ये है। ये तो कर ही अलग काम रहे हैं ऑन डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, तो वो तो अलग लगेगा ही लगेगा। ठीक है। तो ये जो फर्स्ट वाला है वो सेम डिश उनको दी गई है और बोला अब बता, तो फिर एक बोला यार ये वाली जो चीज है ना जो वो सब बता रहे हैं और मैं बताऊंगा, ये मैं किसी को सिखा नहीं सकता। एक्सपीरियंसेस जो है आई कैन नॉट गिव यू दिस एक्सपीरियंस, ये मैं कर नहीं सकता, वो अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं। ठीक है। हाँ, अब ये चारों में वो अपने अपने एक्सपीरियंस वाली कुछ हद तक के चीजें कॉमन हो सकती है, बट बेसिक अंडरलाइन चीज वही सिमिलैरिटी देख करके 1 सबसे सिमिलर है, 4 तो डिसिमिलर है, 2 भी डिसिमिलर है क्योंकि सबके अपने अपने चाइल्डहुड मेमोरी होगी, कोई कॉमन चीज होने की जरूरत उसमें वो नहीं है। टू ड्रॉ देयर इंटरप्रिटेशन, थर्ड में टू ड्रॉ बोल रहा है, तो मतलब मुझे लगा कि यार ड्रॉ करना नहीं, अगर एक सीन दिखा के पूछता कि क्या परसीव कर रहा है तो दैट कुड हैव बीन सिमिलर। यहाँ पर एक्शन बनाने बोल रहे हैं तो वो सब अपने हिसाब से जो दिखेगा वो बना देंगे। थर्ड वाला क्या था? द ऑथर बिलीव्स इट इज इंपॉर्टेंट टू किक द टायर्स व्हेन इवैल्यूएटिंग अ कंपनी। क्या बोला? किक द टायर्स? तुम लोग क्या लगाए हो इसमें? सर इसमें ये तो थर्ड बकवास है लगाया ना, था। टू इंश्योर दैट। हाँ, सर इसमें थर्ड लगा दिया था, फोर। टाइप कर दे, टाइप आवाज नहीं आ रही। सर इसमें मैंने भी थर्ड लगाया था। नहीं नहीं, ये है। क्या बोला है देखो, कहाँ बोला है टायर वायर वाली बात? सर सेकंड पैरा में हुई है। हाँ। इफ यू हैव एवर बीन अ बोर्ड मेंबर यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। अब शुरू से पढ़ते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स फॉर पार्ट ओनरशिप इन अ कंपनी। इफ यू हैव एवर बीन अ बोर्ड मेंबर यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। यू हैव अ fiduciary responsibility to the people who elected or appointed you। fiduciary मतलब होता है ट्रस्ट, मतलब बोलता है बेटा तुम्हारे ऊपर ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम पर लोगों ने ट्रस्ट किया है, जो तुम्हें इलेक्ट किए हैं और या अपॉइंट किए हैं उन्होंने तुम पर ट्रस्ट किया है। यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फुलफिल दैट ट्रस्ट। नॉट ओनली शुड यू स्टडी द मटेरियल हैंडेड टू यू बाय द स्टाफ, ना सिर्फ तुम्हें मटेरियल पढ़ना चाहिए बल्कि तुम्हें फील्ड में जाकर के देखना चाहिए
कि क्या हो रहा है, उससे रिलेट करो। ये क्या बोला, तुमको किसी बोर्ड मेंबर में बैठा दिया गया, तो तुम्हारा क्या काम रहेगा? तुम सोचो, तुम पर लोगों ने भरोसा किया है, तुम्हें बोर्ड मेंबर बनाया है। तुम्हें ना सिर्फ मटेरियल पढ़ना चाहिए जो स्टाफ दे रहा है, बल्कि तुम्हें फील्ड में उतर के देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। तो क्या लगेगा आंसर? पैराग्राफ के कॉन्टेक्स्ट में देखो ना, टू फाइंड द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन फॉर इन्वेस्टमेंट। ये तो लेना देना नहीं है इसमें। ठीक है। वो बेसिकली ना क्या बोल रहा है कि अगर भाई किसी कंपनी में पैसे लगा रहे हो, तो ढंग से उसकी रिसर्च करो। ठीक है, अगर आप बोर्ड मेंबर रहोगे तो भी ये काम करोगे क्या? शेयर होल्डर बनते हो आएगा तो आएगा कुछ हमें अलग आएगा। हो गया। शेयर होल्डर हो तब भी आज ये नहीं आ काम रहा है। करना चाहिए। चौथे पांचवें मौके वाला एक आएगा। थोड़ा म्यूट हो जाओ, कौन अनम्यूट है? अमन। ठीक है, ओके। तो ये कॉम्प्रिहेंशन इशू था। अगला वाला क्या पैसेज था? लीडरशिप वाला। इसमें देखा नहीं इसमें क्या सही गलत क्या हुआ। फर्स्ट वाला तो ठीक था, मतलब बट टाइम टेकिंग स्टडीज लैक ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। हाँ, फिलोसफिकल तो नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता आंसर। सर टू था। क्वालिफाइबल दिया हुआ। टू है क्या इसका? तो हाँ सर। ठीक है, तो ये भी पैसेज उतना मुश्किल नहीं था। एक्सेप्ट वाला क्यों नहीं बनता यार? क्या पूछा है? इसमें से तीन चीजें हो रही हैं, एक नहीं हो रही है, वो तो ज्यादा इजी होता है। ऑड वन आउट जो है उसको मार्क करना है हमको। The passage alludes that the prevalent leadership studies lack each of the following except। इनमें से सारी चीजें उसमें नहीं है, एक चीज है, वो कौन सी चीज है बताओ, मार्क करो। ठीक है, एक था कोई गंदा किसी में तो था, वो तीन बार था। नो, नो और एक्सेप्ट ये सब था, वो कौन से पैसेज में था याद नहीं आ रहा है। ये तो ठीक है, एक क्वेश्चन था वो गंदा सा। सर मे बी इट वाज पैसेज सेकंड। सेकंड में था क्या? किसी एक में था। ये तो ईच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज एक्सेप्ट, ठीक है। नहीं, इसमें भी नहीं है। अभी दिख नहीं रहा है, कहीं तो था वो, दो बार तीन बार क्वेश्चन दिया नंबर था। 12। ये है इनवैलिडेट। अच्छा, इनवैलिडेट और एक्सेप्ट दो है। इनवैलिडेट और एक्सेप्ट मतलब दो नेगेटिव चीजें है, तो पॉजिटिव वाली चीज देख के मार्क करनी थी इसमें। एक और था कुछ। सर क्वेश्चन नंबर 12 एक बार वो देखिए, उसमें था। 12 था क्या? यस सर। हाँ, द ऑथर वुड लाइकली डिसएग्री विथ नन ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट इन ट्रेडिंग है, तो तीन बार है, एक बार डिसएग्री, फिर नन ऑफ द फॉलोइंग, फिर एक्सेप्ट। तो इसी में हम घूम जाते हैं कि ये क्या बोल रहा है। क्या आंसर है इसका? सर वन। सर वन है इसका आंसर। इसमें इसमें क्या देखना है? देखो, वुड लाइकली टू डिसएग्री यानी नेगेटिव, नन ऑफ द फॉलोइंग यानी एक और नेगेटिव, एक्सेप्ट यानी एक और नेगेटिव। तीन नेगेटिव है, तीन नेगेटिव मतलब नेगेटिव वाला आंसर, मतलब ऑथर जिस चीज से डिसएग्री करेगा उसको मार्क कर देना है। ऑथर जिस चीज से डिसएग्री करेगा उसको मार्क कर देना है। ठीक है। अब यार ये इससे तो पक्का एग्री कर रहा है, पहले पैराग्राफ में ही बोल दिया, ये मैं कैसे सिखाऊंगी, तो तेरा एक्सपीरियंस है। कॉम्प्रीहेंशन इज प्री रेक्विजिट, क्योंकि वो बोला ना, अगर मेरे को समझ में नहीं आता तो मैं इन्वेस्ट नहीं करता। अगर मेरे को रिफ्रैक्टरी वाले काम समझ में नहीं आते तो मैं इन्वेस्ट नहीं करता है। इमोशन शुड बी केप्ट इन चेक, हाँ बोला, इमोशनल होकर के काम नहीं करना है। ठीक है, समझ में आए तो ही काम करना है। ठीक है, राइट। सो पेपर ट्रेडिंग इज एन अनसेफ, ऐसा नहीं बोला है कि अनसेफ एक्सप्लोरेशन मेथड है। ये वाले में, हाँ इसमें ये ऐसे ही देखा करो। मैं ये जितने नन है, डिसएग्री है, एक्सेप्ट है, सबको नेगेटिव गिने। नेगेटिव वाले वर्ड्स हैं ये, डिसएग्री, एक्सेप्ट, इनवैलिडेट, वीकन, ये सब नेगेटिव वाले वर्ड्स।
तो सर इसमें जो नेगेटिव से ऑप्शन रहते हैं सर, तो सर वही आंसर रहता है इसका? नहीं नहीं, मैं क्या बता रहा हूँ उसको सुन। ये ऐसा, ये नेगेटिव क्वालिटी वाले वर्ड्स है, और भी होंगे कुछ। ये डिसएग्री था, डिस, मैं खुद ही भूल गया था, अभी तुम लोग से पूछने वाला था ये क्या लिखा है मैंने। डिसएग्री, एक्सेप्ट, इनवैलिडेट, वीकन, और क्या हो सकता है, नन। और पॉजिटिव वाले वर्ड्स इसके जस्ट ऑपोजिट है ना, अग्री, स्ट्रेंथन, ऑल, ईच, ये सब। अभी क्या देखो, क्वेश्चन में कितने नेगेटिव वर्ड्स है। ये हुआ एक नेगेटिव वर्ड, ये हुआ दूसरा नेगेटिव, और ये हुआ तीसरा नेगेटिव। नेगेटिव वर्ड्स मतलब सिर्फ यही वाले ना, डिसएग्री, एग्री, ये वाले। तीन नेगेटिव, मैथ्स में तीन नेगेटिव को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या बनता है बस। दो नेगेटिव मतलब पॉजिटिव हो जाते हैं, तीन नेगेटिव मतलब क्या होता है, सर नेगेटिव। नेगेटिव। तो कुल मिलाकर के बोल रहा है ऑथर किस चीज से डिसएग्री कर, है ना। अब एक क्वेश्चन जैसे पिछला था वो इनवैलिडेट और एक्सेप्ट वाला। इनवैलिडेट और एक्सेप्ट वाला जो क्वेश्चन है, उसमें इनवैलिडेट हुआ एक नेगेटिव, एक्सेप्ट हुआ दो नेगेटिव। तो क्वेश्चन में दो नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या बनता है, पॉजिटिव। तो आंसर में पॉजिटिव वाले को देख के मार्क कर। तो मैथ्स लगाना इधर, इंग्लिश में मैथ्स लगा दे, ठीक है। तो वो उससे कंफ्यूजन कुछ रहेगा नहीं। अब चार बार में एक आध बार गलत हो जाता है तो होने दो, तीन बार तो सर सही और होगा, थ्री इधर तो नेगेटिव कुछ नहीं वाले में? होता। हाँ, सर और थ्री नेगेटिव वाले में? क्या होगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इंटू नेगेटिव। तीन बार मैथ्स में -2 इंटू -2 इंटू -2 क्या होता है, -8 होगा ना, माइनस ही आएगा ना। तीन नेगेटिव है मतलब माइनस है, ओके सर। ठीक है। सर हाँ, सर एक बार क्वेश्चन नंबर 21 को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे क्या? उसमें ना आंसर 3241 है, मैं 3421 मार्क किया हूँ। मतलब क्या है आंसर। सर आंसर 3241 है, मैं 3421 मार्क किया हूँ। नहीं, मैंने बताया ना, ये जो टू है ना, ये तेरा थ्री का एग्जाम्पल है। ह्यूमंस आर वेरी गुड एट वाइपिंग आउट वाइल्ड लाइफ। इसको मारा, इसको मारा, इसको मारा, मेनी स्पीशीज हैव सक्कम टू, बहुत सारे स्पीशीज को मारा। एग्जैक्ट नंबर कितने मारा वो नहीं पता, बट हंड्रेड्स में हो सकते हैं। ब्रॉड एस्टिमेट यस ये सर। है। अभी प्रॉब्लम क्या है, ये फोर के बाद मैं टू को लगाऊंगा ना, तो ये फोर और वन जो एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं, एस्टिमेट्स, ये गड़बड़ हो जाएगी। ये फोर और वन जो है ना, ये नंबर ऑफ स्पीशीज के बारे में बात कर रहे हैं, दोनों कितनों को मारा है हमने, यस सर। ठीक है। तो इनको साथ में रख। और टू ऑफ ठीक है कोर्स लग सकता है फोर का एग्जाम्पल, बट वो थ्री का भी एग्जाम्पल है, तो फोर और वन को साथ में सर। रख। हाँ सर, वही वही कंफ्यूजन हो गया, 4 और 2 में एक्सचेंज हो नहीं, गया मेरा, चलेगा, मतलब 3 2। चलेगा, हाँ ठीक है। ठीक। हम्म, 1 4 क्यों लगाया है, ठीक है, ठीक है देन। तो देखो, बेसिक्स अच्छे कर लो, और डीआईएलआर में घबराओ मत। डीआईएलआर में हम जिनके 10 नंबर नहीं आ रहे हैं वो 10 नंबर लाने की कोशिश करो, तीन चार क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो। सेट बनाने की कोशिश मत करो, क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो, ठीक है। चलो देन, ठीक है। एनीथिंग एल्स। नो सर। चलो, ओके देन, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय।